ठीक, तुम्हारा। तो जैसा मैं आपका रेज्यूमे देख पा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ प्राइज मिला है ऐसा लिखा है आपने डीएसटी से। यस सर। हाँ, तो क्या किसके रिगार्डिंग था वो प्राइस? सर बेसिकली जो हम लोग का ओवरऑल सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर, जैसे हम लोग का पूरा सेमेस्टर पे सिक्स सेमेस्टर तक मार्क्स का ऐड करके उसमें दिया जाता है सर। तो हर हर ईयर ये दिया जाता है। तो उस ईयर मेरा तो नाम आया था, तो पूरे बिहार में मेरा मैंने अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, उसमें आपका नाम आया था। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कौन सब्जेक्ट में आए थे उसमें? सर ये तो सेमेस्टर वाइज था सर, जिसमें स्टार्टिंग में थर्ड सेमेस्टर में नेटवर्क में था, फिर फोर्थ में मशीन में था, फिफ्थ में भी मशीन में था सर, और फिर सिक्स में मैनेजमेंट में था। हाँ, तो मतलब आपका मशीन और नेटवर्क अच्छे हैं, इसका मतलब जी सर। कह सकते हैं ना। ठीक है, आपने हॉबीज के अंदर लिखा है कि आप डायरी राइटिंग करते हो। ये सर डायरी तो, राइटिंग है। तो क्या ये रोज लिखते हो, वीकली लिखते हो, कैसे लिखते हो? सर ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है सर। ये मतलब जनरली डेली ही करते हैं सर। डेली अपना जो भी स्टार्टिंग के टारगेट को पूरा किया कि नहीं किया, इस बेसिस पर अपना डायरी को मेंटेन करते हैं। कैसे तो अच्छा, तो उसमें ये भी हम लोग मेंटेन कितने सालों कि से डायरी जैसे लिख रहे हो आप? सर जब हम टेंथ टेंथ में थे ना सर, तो उसी टाइम से मैं तो सारी डायरी स्टार्ट आपके करी। पास है अभी तक? सर कुछ जैसे रूम शिफ्ट इधर उधर करते हैं, तो उस बेसिस पर मेरा इधर घर पे भी चल गया है, कुछ मैं यहाँ पे। तो क्या सीखने को मिला आपको डायरी राइटिंग से? क्यों आपको अच्छा लगता है? सर ये डायरी राइटिंग इसलिए हम करते हैं सर कि जैसे कि इससे पता ना कि मतलब अपने अंदर का जो भी एक लिखने का हैबिट डेवलप होता है सबसे पहला। तो दूसरा सर कि कॉम्युनिकेटिंग स्किल भी सही होता है, और इससे भी फायदा होता है कि सर अपना जो भी नकारात्मक वाक्य है बात उस सबको भी मेंशन करते हैं, जिससे हमको जब पढ़ते हैं उस डायरी को, तो हमें ये देख पता है कि प्राप्त होता है कि हमें एक कौन सा चीज़ों को अपने करना है, कौन सा चीज़ों को लीड करना है। ओके, ओके, ओके। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है फिर बताइए? सर मेरा स्टैंड तो सर कि सबसे पहला काइंड हार्टेड पर्सन हो सर। सेकंड सर है टीम स्पिरिट पर्सन हो सर। टीम स्पिरिट, टीम में वर्क करना हमें काम अच्छा लगता है सर। थर्ड थिंग सर कि सर हम वर्सटाइल नेचर के हैं सर। वर्सटाइल नेचर मीन्स कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सर। तो ये भी मेरे में वर्सटिलिटी का नेचर है सर। एक पैशन है मेरे में सर। ओके, तो जैसे कोई एग्जांपल दे पाएंगे? यस सर। सर ऑन दिस जैसे कौन सा किस एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अपना जो पैशन भी पे आपका या फिर एग्जांपल याद हो, वर्सटाइल नेचर के बारे में, कैसा क्या किया आपने? सर वर्सटाइल नेचर पे सर। सर जैसे कि हम्म, सर जैसे हम लोग पूरा डिप्लोमा में सर, डिप्लोमा में हमने पूरा सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में मैंने अपना कॉलेज टॉप कर रखा था। तो उसके बाद फिर मतलब बिहार में भी अपना प्राप्त किए थे। उसके बाद फिर हमें एक साल तक 2022 से हम पास आउट किए हैं। तो हमें एक साल तक हमें कोई एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ सर, मतलब कोई भी एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाए थे 2023 में। तो उस अकॉर्डिंग हमें यह चीज हुआ कि नहीं मतलब हमें कहा क्या चीज़ गलती था, क्या चीज़ सही था, उस चीज़ पर अपने एनालाइज किया। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेशन को सुधारा, क्योंकि बहुत लोग सब्सिडी करते थे कि ये हम्म। तो टॉपर था, इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो हम लोग से होगा। तो उस सब चीज़ों को लेकर के अपने आप को बहुत ठीक किया। और फिर 2024 आते ही मेरा रिजल्ट आया, फिर बार रिजल्ट। वेरी गुड सर। मंटू, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर नेटवर्क, हम्म। मशीन, पावर हम्म। सिस्टम, मेजरमेंट और इनर्जी कंजर्वेशन है सर। ठीक। ठीक है। ये बताइए, एक कॉपी पेन ले लीजिए। एक वोल्टेज लिखिए, वी वी इक्वल टू वी 100 साइन, इक्वल टू। 100 साइन, साइन ब्रैकेट के अंदर लिखिए ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री। यस सर। नीचे करंट लिखिए आई इक्वल टू यस सर। 10
cos ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। 45 yes. फाइंड द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सर 150 डिग्री। 150। यस सर। 150 डिग्री, ठीक है। तो ये बताइए मेजरमेंट पे ग्रॉस सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सर ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर। सर ग्रॉस एरर सर एक आपका वैसा एरर है जो कि ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा होता है। ह्यूमन मिस्टेक मीन सर हम जैसे में हम लोग रीडिंग के द्वारा रीडिंग लेने में या उसको ऑब्जर्वेशन के दौरान तो कोई भी अगर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एरर हम लोग को मिलता है तो उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। और सिस्टमेटिक एरर मेजरमेंट में वह टाइप ऑफ एरर है जिसमें तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट में पहले से या तो इनहेरेंटली इसमें होगा या तो वैसा कुछ वेरिएशन के दौरान उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर हमको देखने को मिलेगा उसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हम्म। कोई हैं। सिस्टमेटिक एरर का कोई जैसे एग्जांपल? ये सर सिस्टमेटिक एरर का एग्जांपल जैसे सर कि ओवर पैरेलक्स एरर हो जाएगा सर। हम्म। पैरेलक्स एरर फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर के दौरान जिस समय टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसमें टेम्परेचर अगर उसमें बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका लेंथ एक उसमें इंक्रीज हो जाता है सर तो उसके कारण तो जो उसमें एरर मौजूद हो जाएगा वो मेरा सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, टेम्परेचर का रीडिंग क्यों चेंज हो जाती है? सर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सर उसमें हम जानते हैं कि कोई भी मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कंट्रोलिंग तौर करने के लिए हम वहाँ पे तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग का लगाते हैं। तो वहाँ से जब हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क टाउ बराबर के इंटू थीटा होता है तो वहाँ से के का वैल्यू उसमें डिक्रीज हो जाता है सर जिसके कारण से हमारा जो रीडिंग होता है वो हम एक के की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज एक तो सर जानते हैं के का वैल्यू टाउ बराबर के इंटू थीटा होता है। तो वहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जिसकी वजह से हमको टाउ थीटा को अगर वैल्यू को अगर हमको चलिए बताइए कि कंपनसेट कैसे किया जाता है, वो जो टेम्परेचर के कारण जो रीडिंग का वेरिएशन होता है उसको कंपनसेट कैसे करते हैं? टेम्परेचर को कम करने हम लोग डैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते क्या होता है वो? हैं। सर वो एक तरह का हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे मैग्नीन या सब का यूज करके हम उसको बनाते हैं क्योंकि जो भी मतलब मीटर रहेगा उसको हम सीरीज में लगाते उसका थर्मल कोएफिशिएंट कितना होता है? हैं। थर्मल नहीं रिमाइंड नहीं कर पा रहा सॉरी। अच्छा ये बताइए, जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे हमेशा सिंगल फेज के 3 यूनिट रखे जाते हैं, ना कि 3 फेज का 1 यूनिट रखा जाता है, तो क्या एडवांटेज इसके? सर सबसे पहला इसका एडवांटेज तो ये हो जाएगा कि सर अगर हम लोग सिंगल का मेंटेन यूनिट रखेंगे तो उसको मेंटेनेंस इरेक्टिंग करने के दौरान हमको बहुत फायदा मिलेगा सर क्योंकि अगर हम एक सिंगल का मेंटेन यूनिट को अगर हम लोग रखते हैं तो आसानी से उसको इरेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग मतलब फाउंडेशन बेसिस कर सकते हैं अगर हम कंपेयर टू तीन तीन को करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमको तीन में से सर अगर कोई एक भी अगर हमको अदर फॉल्ट के कारण वो अति हुआ या फिर तो मेंटेनेंस किसी को करना है तो अगर एक को डिस्कनेक्ट करके बाकी से हम लोग कर सकते हैं। एक को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो बैलेंस्ड कंडीशन में चलेंगे बाकी दो? ये को थ्री डिस्कनेक्ट फेज में करेंगे कौन कौन से कनेक्शन होते हैं? तो थ्री फेज में हम्म। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो अगर स्टार में मान लीजिए कि एक वाइंडिंग आपकी हट गई तो बैलेंस रहेगा क्या?
सर तार में तो एक नहीं सर, वो तो बैलेंस नहीं लगेगी। तो अभी आप बता रहे हैं कि जैसे अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो फिर भी वो कंटिन्यू कर सकता है पावर देना। फिर वो बीवी कनेक्ट ओपन डेल्टा करके कर सकते हैं सर। ओपन ओपन डेल्टा डेल्टा में क्या होता हमको, है? ओपन डेल्टा होता है ना कि जब हमारे पास 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो और वो डेल्टा कनेक्शन में हो, तो अगर 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 एक फेज मेरा अगर ऑपरेट नहीं कर रहा हो, तो हम उसको उस कनेक्शन को हम लोग मतलब चला सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमको लोड जो रिड्यूस करना पड़ेगा सर, उसका जो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 57.7 परसेंटेज तो लोड को यहाँ बच सकता है। तो वैसा कनेक्शन को हम लोग कनेक्शन बोलते हैं, ये डेल्टा ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो ये डेल्टा कनेक्शन किस साइड होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी? एक्सक्यूज मी सर, कैन यू रिपीट सर? ये डेल्टा कनेक्शन जो आप बोल रहे हो किस साइड होना चाहिए ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड? सर सर जनरेटिंग एक्सेशन। नहीं नहीं, अभी जो आप बात कर रहे हो ओपन डेल्टा, तो उसमें डेल्टा कौन से साइड होने चाहिए? सर डेल्टा कनेक्शन लोड साइड होना अच्छा, लोड साइड का, वो ट्रांसफार्मर से मतलब नहीं है। चाहिए। तो सर लोड साइड। अच्छा, आपने बताया 57.7% तक को लोड को रिड्यूस करना पड़ेगा, उतना वो पावर दे सकता है, आपने ही बोला ना? जी सर। अगर मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर खराब होने से पहले जो लोडिंग थी दैट इज 100%, अगर हम वो सेम लोड जी अगर लगा दें और एक ट्रांसफार्मर उसमें से खराब हो गया, ओपन डेल्टा कनेक्शन हो गया, तो कितना ओवरलोडिंग हो जाएगा ट्रांसफार्मर, एक एक ट्रांसफार्मर कितना ओवरलोड हो जाएगा, परसेंटेज बता सकते हैं? फिर एक ट्रांसफर कितना लोड दे रहा था स्टार्टिंग में? 100%। 3 ट्रांसफार्मर थे तुम्हारे पास, जी सर। ठीक है, और लोड था तुम्हारा मान लो समथिंग 300 के भी, तो 100 के भी शेयर कर रहा था 100%। जी अब तुम्हारा कहना ये है कि अगर उसमें से एक ट्रांसफार्मर खराब होगा तो 57.7% पावर स्टिल दे सकता है, दो मिलके। तो जी मेरा ये कहना है कि अगर वो 100% ही लोड अगर लगा हुआ हो तब तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। सर। यस सर। अगर लोड को 57.7% तक रिड्यूस ना किया जाए, वही 100% 300 केवीए का लोड लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, यस तो बाकी दो ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग कितनी परसेंटेज हो जाएगी? सर 23 पॉइंट समथिंग का परसेंटेज। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? सर हिस्टैरिसीस लॉस। हम्म। सर हिस्टैरिसीस लॉस होता है कि जब हम लोग कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं सर, तो उसमें क्या होता है कि एसी सप्लाई में उसका साइकिल हर हाफ साइकिल के बाद रिपीट होता है, तो फिर अल्टरनेट होता है। जिसके बाद तो उसमें जो डोमेन होता है वो कभी मैग्नेटाइजेशन होता है, कभी डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो इसके वजह से जो लॉसेस हमको देखने को मिलता है वो हमको हिस्टैरिसीस लॉस होता अच्छा, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के कारण हो रहा है मेरे ख्याल से। है। नहीं सर, एसी साइकिल, एसी जो एसी हमको क्वांटिटी दी है उसके वजह से हो रहा है। तो अगर हम एल्युमिनियम का अगर कोर इस्तेमाल करें उसमें हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू कितनी होगी? एल्युमिनियम में हिस्टैरिसीस लॉस के लोग, सर वो डिपेंड करता है, अगर सप्लाई एसी देंगे तो। हाँ, एसी ही दे रहे हैं हम, बस वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल हटा के नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डालना चाह रहा हूँ, एल्युमिनियम डाल लो, कॉपर डाल लो, लकड़ी डाल लो, पीवीसी डाल लो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हम वहां से बस वो फेरोमैग्नेटिक को हटा के नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डाल रहा हूँ मैं कोर में। तो अगर वो जी डाल दे, एसी सप्लाई ही दे, तो उस पे कितना होगा हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू? सर उसमें डोमेन शायद मैग्नेटिक मटेरियल में, सर शायद नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में शायद नहीं होता। अभी आपने बोला कि मैग्नेटिक मटेरियल में ही नहीं होता है सिर्फ हिस्टेरिसिस लॉस।
सर ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के लिए applicable है। जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो हम्म। सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, नॉन मैग्नेटिक में नहीं होता है ना? श्योर है? सर कंफर्म तो नहीं है सर, कंफर्म नहीं है सर। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉन मैग्नेटिक में नहीं होता है, तो हम फिर नॉन मैग्नेटिक के पास ही क्यों नहीं गए? हम मार्केट से मैग्नेटिक मटेरियल क्यों खरीद के लाए, फेरोमैग्नेटिक ही क्यों? सर फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि जैसे हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम एज ए हम कोर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो परमेबिलिटी हो जाएगा बहुत ही लो रहेगा एज कम्पेयर टू जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं। तो इसका काम होता है फ्लक्स को अपनी ओर से पास कराना। तो फ्लक्स को पास नहीं कराएगा तो जिसकी वजह से रिलक्टेंस उसका हाई हो जाएगा, और मतलब जिसके लिए हम पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमको ट्रांसफॉर्मर में नहीं काम है कि फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी पर देना। तो वो कपलिंग का एज ए कपलिंग मीडियम का काम अच्छा तरीके से नहीं काम करता है। हाँ, मतलब फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी जाना है ना? तो कोई सर तो मैग्नेटिक इंसुलेटर वो का नाम बता सकते हो क्या? मैग्नेटिक इंसुलेटर सर हाँ। नहीं, रिमाइंड नहीं कर पा रहे। तो अगर हम वहां पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की जगह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करें तो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी लिंक नहीं हो पाएगा, ये कहना है आपका? लिंक करेगा बट ज़्यादा नहीं करेगा सर एज कम्पेयर टू हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, क्योंकि उसमें रिलेटिव परमेबिलिटी का पहले बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रिलेटिव परमिबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो रिलेटिव परमेबिलिटी से जिसका वैल्यू हाई रहेगा तो अपने ओर से ज़्यादा फ्लक्स को पास कराएगा एक यूनिट एरिया में। ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे अगर मान लो मैं 10 वोल्ट का लगा रहा हूँ सोर्स, तो 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 10 फ्लक्स लाइन बनते हैं, सपोज दैट 10 वोल्ट है जी और जी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सपोज दैट मान लो एसी है, तो 10 फ्लक्स लाइन है। जी सर। तो अगर हम अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चुन के लाएं तो 20 फ्लक्स लाइन हो जाएंगे क्या? नो सर, जब उसका मैक्सिमम 10 है तो उससे जब कितना भी बढ़ाएंगे उससे सैचुरेट हो जाएगा। बट इसका मीन्स ये सर कि अगर हम लोग 10 वोल्ट का कर रहे हैं तो उसको मैग्नेटाइज होने के लिए हमको कम करंट का जरूरत पड़ेगा। हम्म, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, आगे बोलो। उस करंट ये से क्या सर होगा, तो इफेक्ट क्या इफेक्ट आएगा? सर वही कि अगर मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू जितना कम से कम रहेगा तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मैग्नेटाइजिंग करंट पर ही वो जो लॉसेस होगा आयरन जितना आयरन लॉस उसमें जो होती है उस पर डिपेंड करता है और कॉपर लॉस। आयरन लॉस मैग्नेटाइजिंग करंट पे डिपेंड करता है? नो सर, सॉरी सर, आयरन मैग्नेटाइजिंग करंट का दो कंपोनेंट होता है जिसमें एक आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो उसमें एक वो जो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक उसमें जो लॉसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हम्म। नहीं, मैग्नेट आपने बोला है जैसे कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो परमिबिलिटी कम होगी जिसके कारण करंट ज्यादा होगा, तो उससे ट्रांसफार्मर पे क्या फिजिकल इफेक्ट क्या आएगा, उसके साइज वाइज पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ये सर हमको जब हमको साइज मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर का साइज मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम्म। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एसीएसआर कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर एसीएसआर कंडक्टर का सबसे पहला सर कि इसमें हम लोग एल्युमिनियम के साथ सर हम लोग बीच में हम लोग स्टील का यूज कर देते हैं तो एसीएसआर कहलाता है। स्टील का यूज करने से सर हमको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला मेरा मेजर एडवांटेज ये हो जाएगा कि कंडक्टिविटी के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण से मेरा नहीं, दूर दूर तक कंडक्टिविटी, हम। कंडक्टिविटी किससे कंपेयर कर रहे हो आप, कॉपर से? नो सर, जैसे कंडक्टिविटी के साथ साथ इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। जैसे कंडक्टिविटी तो था ही, अगर हम उस पे अगर हम एज कम्पेयर टू एशिया सर के जगह पर हम जैसे ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करें तो ठीक है। उसका कंडक्टिविटी तो रहेगा ही, बस मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहेगा सर। जब हम एशिया से करेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये हमको अच्छा रहेगा। अच्छा, एल्युमिनियम और स्टील में कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है? एल्युमिनियम और स्टील में कंडक्टिविटी सर एल्युमिनियम के ज़्यादा होगा।
फिर आप उसमें बीच में स्टील डाल रहे हो जो कि कंडक्टिविटी उसकी कम है, करंट फ्लो में उसको दिक्कत आएगी। हम लोग फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसमें डालें नहीं, वो समझ जिससे गया मैं, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए डाला है, बट करंट पे कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कि आप एक अच्छा कंडक्टर लेके रखे थे, अब उसमें एक कम कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर डाल दिया, वो भी बीच मिडिल स्टेट में, सेंट्रल में, तो उससे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि हम एल्युमिनियम और स्टील के बीच में कोई हम उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ग्रीस जैसे का यूज करते हैं, इसकी वजह से हम्म। कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फिर होलो कंडक्टर का इस्तेमाल जनरली तो मैं बस बार में किया। क्यों करते हैं? फिर होलो कंडक्टर स्क्रीन इफेक्ट को मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करता है स्किन इफेक्ट को कम? क्योंकि स्क्रीन इफेक्ट से वो उसको बोलते हैं सर कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ्टी करेंट। तो स्क्रीन इफेक्ट के कारण से क्या चीज होता है कि तो कॉपर किसी भी कंडक्टर में इंटायरली नहीं होकर के सिर्फ उसको सरफेस से ही करंट का पोर्शन ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो अगर हम लोग होलो सिलेंडर का यूज होलो होलो कंडक्टर का यूज करेंगे तो बीच का मटेरियल भी गायब रहेगा और उसके बेसिस पर हमका करंट का जो पावर का जो है ये का ट्रांसड्यूसर रहता है उसको भी कैरी करता है विदाउट वहाँ पे दिए हुए। अच्छा, हॉलो कंडक्टर के इस्तेमाल से कोरोना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कोरोना लॉस कोरोना कोरोना भी सर कोरोना मेरा इससे कोरोना तो मेरा बढ़ जाएगा। कोरोना बढ़ जाएगा, स्किन इफेक्ट कम होगा, कोरोना बढ़ जाएगा, है ना? जी। ठीक है। आपने ट्रांसमिशन लाइन जो देखा होगा, तो यस सर। सारे ट्रांसमिशन जो हम लोग करते हैं वो थ्री फेज ही करते हैं, सिंगल फेज क्यों नहीं करते हैं? थ्री फेज ही क्यों चुना हमने? ट्रांसमिशन तो सबसे पहला तो इसका रीसेट करने के एक एडवांटेज है सर कि हम एक साथ तीन कंडक्टर को लेकर जाएंगे तो कंपेयर टू अगर हम लोग एक जैसे सर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके लिए हमको इंसुलेटर का भी जरूरत पड़ता है, फिर टावर का भी जरूरत पड़ता है। तो अगर हम एक से सेट को लेकर जाएंगे तो हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर हम एक साथ तीन तार को लेकर जाते हैं, तीन थ्री वायर को लेकर जाते हैं थ्री फेस, तो हमको कम इकोनॉमिकल ज़्यादा पड़ेगा। नहीं तो तीन के हिसाब से इंसुलेटर दोगे आप, तीन कंडक्टर ले जा रहे हो तो तीनों के हिसाब से इंसुलेटर दोगे, एक ले जाओगे तो एक ही के हिसाब से इंसुलेशन दोगे। सर और ये टावरिंग जो टावर का पोस्ट रहेगा वो भी मेरा अगर हम तीन तीन का लेकर जाएंगे तो हमको हर हर कंडक्टर के लिए हमको अलग से टावर बनाना पड़ेगा। बट टावर हम की एक हाइट ही तो नहीं टावर बढ़ानी में हम पड़ेगी ना, एक ही है ना, टावर की हाइट ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कंडक्टर लटके लटकना है उस पे। मेजर एडवांटेज क्या है? तो और फिर हम जानते हैं जैसे कि अगर हमको थ्री इसको हम लोग सर जो ट्रांसफॉर्मर वहाँ जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे मेरा थ्री फेज का जनरेशन होता है एज कम्पेयर टू वो सिंगल फेज का क्यों जनरेशन करते वहाँ हैं? पर कर सकते। नहीं, थ्री सर फेज का ही उसका क्यों करते हैं? सर उसका एज कम्पेयर टू सिंगल फेज का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? सर एडवांटेज है कि सबसे पहला कि सर हम एक साथ उसमें हम लोग नंबर ऑफ कॉइल को ऐड उसको उसी करके डिस्प्लेस करके हम एक साथ थ्री फेज का भी हम लोग कर सकते हैं। एक तो हो जाता है सर वही सेम हम लोग मैग्नेटिक वे जो हम लोग जिस तरह का जनरेटिंग प्रिंसिपल होता है तो इसको भी हम लोग कर हम लोग एक साथ तीन थ्री ऐसे को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया। सेकंड होगा सर कि हमको अगर थ्री फेज का कर रहे हैं तो उसमें अगर हम रिलायबिलिटी भी होता है सर एज कम्पेयर टू सिंगल पेज में कि अगर एक मेरा ये हो जाए खराब हो जाएगा तो मेरा रिलायबिलिटी नहीं रहेगा, बट थ्री पेज में एक भी अगर मेरा खराब हो जाएगा तो दो पेज मेरे पास रहेगा, जिसके कारण से हम लोग कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी होगा, फिर मेंटेनेंस पर्पज के लिए भी हो सकता है। हम्म। अच्छा, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें आप यस सप्लाई देके रखे हो थ्री फेज,
उसमें से जी एक फेज मान लो आपका खराब है, अब उसको ऑन करोगे तो वो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? एक फेज बस खराब हुआ है। सर, एट स्टार्टिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन। क्या? सर, एट स्टार्टिंग कंडीशन वो एक फेज खराब हुआ या फिर तो रनिंग कंडीशन? स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं, वो पूरा मैं ऑन कर रहा, स्विच ऑन कर रहा। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है बताओ? ये सर, सॉरी सर। सर तो नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं होगा सर वो तो, क्यों? क्योंकि अगर एक तक खराब हो जाएगा तो सिंगल फ्रेजिंग ही हो जाएगा, सिंगल फ्रेजिंग की तरह तक फिट करेगा, जिसके बाद से वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपके पास दो फेज अवेलेबल है ना, तो टू फेज कंडीशन हुआ ना। टू फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता है? ये सर होता है, करता है। सिंगल फेज करता है कि नहीं करता है? सर तो इसका सॉरी सर, ये कनेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि ये मेरा स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन। जो उसका स्टार्टिंग का पॉइंट जिस पर हम लोग स्टेटर पर सप्लाई दे रहे हैं, तो स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन उस पर डिपेंड। नहीं, दोनों तो में से जो कोई स्टार, भी कनेक्शन हो, अगर तीन फेज है उसमें से एक फेज खराब हो गया तो दो फेज तो अवेलेबल है ना आपके पास। यस सर, दो तो फेज टू अवेलेबल फेज सिचुएशन हो गया। टू फेज सिस्टम बोल सकते हैं उसको। है। टू फेज सिस्टम, यस, टू फेज सिस्टम तो बोल सकते हैं। जब टू फेज बोल सकते हो तो टू फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये सर टू फेज करता है रोज। तो मोटर को तो घूमना चाहिए। ठीक है, चलिए सर। मंटू, यस आपने एक वर्ड यूज किया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एम आई यस ऑडिबल? सर, यस सर, यस सर। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है सर किसी भी मटेरियल का सहने का शक्ति से, कैपेबिलिटी की वो कितना सर वो सह सकता है, क्या विथस्टैंड सह कर सकता सकता है? कितना? है। सर उस पर हम लोग लोड जो दे रहे हैं तो वो हाँ, कितना वो चीज को वो विथस्टैंड कर सकता है। ओके। हाइड्रोलिक मशीन के बारे में जानते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन नाम सुना है? यस सर, हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या होता है हाइड्रोलिक टरबाइन बेसिकली? सर ये एक तरह का प्राइम मूवर ही इसको बोल सकते हैं सर, कि जो कि हम लोग का एक तरह का जनरेटिंग स्टेशन होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें जो टरबाइन यूज करते हैं उसको हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके। प्राइम मूवर किसके लिए होता है हाइड्रोलिक टरबाइन? सर, सर कैन यू रिपीट सर? मैंने पूछा कि जो आपने कहा ना कि टरबाइन प्राइम मूवर होता है, तो यस सर। टरबाइन प्राइम मूवर किसके लिए होता है? सर अल्टरनेटर के लिए। अल्टरनेटर के लिए नहीं। अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है? सर ये जो अल्टरनेटर होता है जिसको हम लोग एसिड जनरेटर ही बोलते हैं, ये हम्म, फराडे लॉ पर डिपेंड करता है सर, फराडे के नियम से work करता है। क्या है फेराडेज का नियम? सर फ्राडे के नियम में बोलता है सर कि जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन करने का मीन सर कि अगर हम लोग या तो कंडक्टर को रोटेट करा दें या तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा दें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वो अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो उससे हम लोग करंट बाहर ले सकते हैं, करंट फ्लो होगा। तो कौन सा टरबाइन यूज किया जाए हाइड्रोलिक टरबाइन की जगह पे? हाइड्रोलिक टरबाइन सर क्लासिफिकेशन वो, होते होंगे ना? यस सर, तो वो डिपेंड करता है सर कि हम हेड पर डिपेंड करता है सर कि वो लो हेड का है या मीडियम हेड का है या फिर तो हाई हाई हेड। ओके, नहीं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता होगा ना कि जहाँ कि कहीं हाई हेड यूज किया गया है, कहीं कहीं लो हेड यूज किया गया है, ऐसा कुछ? यस सर, जैसे कि हाई हेड पर हम लोग हाई हेड पर सर हम लोग का जैसे पेल्टन टरबाइन का यूज करते हैं। हेड कैसे मापते हैं? सर वो हेड हम लोग सर की वाटर के सतह से सर हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग उसको measure करते वाटर के? हैं। तो वाटर के सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है,
उसी चीज को सर हेड बोलते हैं कि जैसा हॉरिजेंटल हम बोल रहे हैं या वर्टिकल बोल रहे हैं? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करके एक बार डायग्राम बना के दिखाइए, तो कॉपी पे समझ नहीं आ रहा मुझे। हेड कैसे, कहां से कहां तक हेड दिखा रहा है? फ्रंट से ही दिखा दो, नहीं फ्रंट से ही दिखा दो। फ्रंट से ही दिखा दीजिए। हाँ, तो हेड कहां से सर ये कहां जो तक है? एच से दिखाइए। सर ये जो बात हाँ, सर ये जो बात है सर, तो ये ये जो हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस है। एक्सट्रीम पॉइंट आपने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, उस एक्सट्रीम पॉइंट को कुछ कहते हैं या ऐसे ही मार्क कर दिया है? सर इसको वैसे तो हमें नॉलेज अभी नहीं है सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मंटू, इट्स डन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। तो मंटू, आपका इंटरव्यू जो है वो हो चुका है। अब बात आती है थोड़ा सा फीडबैक की। तो सबसे पहले तो आप अपनी हॉबी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस अकॉर्डिंग अगर मैंने आपसे पूछा वर्सेटाइल, उसके बारे में आपको सोचना पड़ा। आपने सोच समझ के लिखी होगी हॉबीज, है ना। आपने राइटिंग बुक लिखी है जो भी आपने, तो उसके अंदर भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मैं इतने साल से लिख रहा हूँ, मैं क्या सीख पाया क्या नहीं सीख पाया। और आपने इतनी मेहनत करी, फिर आप बोल रहे हो कुछ शिफ्टिंग के दौरान मेरी बुक जो है वो इधर उधर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा जो आप अपना रेज्यूमे जो अगर वहां पर दे रहे हो, डेप्थ जो फॉर्म वगैरह भरोगे वहां पे, तो वो थोड़ा सा जो भी चीजें लिखो वो जस्टिफाई होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरे साइड से था, बाकी सर बताइए। मंटू थोड़ा सा टेक्निकल आपको वर्क करना पड़ेगा, टेक्निकली थोड़ा सा आप साउंड नहीं बोल सकते हो एक तरह से। आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो एकदम प्रॉपर जो उसका आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट, वो नहीं आ रहा था आपके पास से। कुछ चीज़ें मैं रिलेट करके आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बार के पैनल में किया जाता है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसके बाद जो पूछा जा रहा है आपको सही दिशा दिखाई जाती है, बट वो उस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा नहीं पा रहे हो। और चीज़ें आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। बस वो जो आप अपने ही बात जो स्टेटमेंट बोल रहे हो, उस पे एक तरह से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आगे जाके खुद ही कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा-सा जैसे कि मॉक से फ़ैमिलियर हो जाइए कि रियल टाइम में आप नॉर्मल बैठोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएँगी, कि इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर होना चाहिए था, मैंने गलत ही दिया है। लेकिन रियल टाइम में जो फेस किया जाता है ना, अब मैं एकदम से आपसे पूछूँ क्वेश्चन, तो एकदम से जब क्वेश्चन सडन आता है तो लगता है कि नहीं इसका क्या आंसर होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मॉक में सीख जाओगे। बट किसी का आंसर एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। घुमाने-फिराने से कोई मतलब नहीं है, उसके अलग से कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है? और सबसे बड़ी बात, जो आपने जो मॉक दिया है अभी, इस मॉक में जैसे सर ने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा, तो आप सर के पीछे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे सर ने, मान लो सपोज मैंने पूछा अल्टरनेटर क्या होता है, तो आपने बोला अल्टरनेटर सर, तो वो आपने एक बार सुन लिया क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे आपने मुझसे बोला था ना, सॉरी सर कैन यू रिपीट प्लीज, या सॉरी सर रिपीट कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन बोल दिया तो आपको उसके पीछे क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जितने भी फीडबैक्स हैं, इन पे आपको नेक्स्ट मॉक में वर्क करके आना है। जब नेक्स्ट मॉक में बैठेंगे ना हमारे साथ में, तो ये सब ओवरकम होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही था।